यह चैनल भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं के प्रति समाज में जन चेतना जगाने का कार्य करता है। हमारा उद्देश्य अच्छी सभ्यता और श्रेष्ठ मूल्यों को आम आदमी तक पहुंचाना है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समाज, समुदाय, आस्था या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। वीडियो में व्यक्त किए गए विचार पूर्ण रूप से वक्ताओं के हैं। चैनल का इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। इस चैनल का कार्य केवल सामग्री का प्रसार करना है। ऐसा है, एक व्यापारी के पास 1996 में उसका बैनामा है, 1960 से वहाँ पे दुकानदार, लेकिन कुछ लोग उसकी दुकान में आके घुस के उससे बदतमीजी कर रहे हैं। उस व्यक्ति के पास अपना कोर्ट से स्टे भी, माननीय न्यायालय द्वारा उसको यथास्थिति का स्टे दिया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा भी स्टे का पालन नहीं किया जा रहा है और वे लोग दुकान में घुस के महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं। तो उसके विरोध में शामली शहर, ये पूरा शहर एक है। किसी भू माफिया को शामली शहर का नागरिक संरक्षण नहीं देंगे। भू माफिया के खिलाफ शामली शहर के अंदर हल्ला बोले। बीजेपी नेता और जिला मंत्री विवेक प्रेमी पर केस दर्ज है। वहीं अब पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी पर नाथ समुदाय के साधुओं ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शामली से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी नेता विवेक प्रेमी गिरफ्तार। नाथ समुदाय के साधुओं ने दर्ज कराया है केस। अन्याय के खिलाफ केस जब निकाली रहेगी, पीछे नहीं हटूंगा किसी से भी। ये झूठ फरेब के मुकदमे सब झूठे आरोप है, सब झूठे आरोप है। मैं किसी के से डर रहा, जेल जाऊंगा, शामली की लड़ाई जारी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे, वॉइस ऑफ आर्या पे। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट विवेक प्रेमी जी। भैया नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते, बहुत अच्छा हूँ। बस बढ़िया। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था आपके साथ एक पॉडकास्ट हो जाए। बाकी मैंने अभी शुरू किया ये रिसेंटली। मोटो मेरा ये था इसके पीछे कि बेसिकली शुरू तो मैंने आर्य समाज से किया था कि आर्य समाज के जो प्रवक्ता हैं या इस विचारधारा के जो प्रवक्ता हैं उनके पॉडकास्ट बहुत कम मिलते हैं मुझे सुनने को। तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं खुद ही एक शुरू कर दूँ। तो फिर मैंने लिस्ट लिखा हुआ था कि मैंने कहा एक बार भैया का जरूर पॉडकास्ट लेंगे। थैंक यू। तो शुरू करने से पहले वही सबके जो सवाल होते हैं इंट्रो वाले कि आपकी जर्नी जो है कहाँ से शुरू हुई, उस पर अगर थोड़ा बताओ आप तो। मैं भी एक आर्य समाजी परिवार से हूँ। मेरी दादी, मेरे दादाजी और मेरा पूरा परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। और 2003 में मैं आरएसएस के संपर्क में आया था। अब मैं स्टूडेंट था, स्कूल में पढ़ता था और आरएसएस की शाखाओं पे जाता था। और उसके बाद सन 2006 में मैं बजरंग दल के संपर्क में आया और 2006 में ही एक बजरंग दल का प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग करके एक कार्यकर्ता का अभ्यास वर्ग चलता है, यहाँ से कार्यकर्ता को निर्माण किया जाता है। 2006 मैंने अभ्यास वर्ग किया था और मेरी शिक्षा भी आरएसएस के विद्यालय से हुई है, सरस्वती विद्या मंदिर से मैं पढ़ा हूँ। और 2006 से फिर मैं एक क्लास का प्रमुख बजरंग दल का बना था। और क्लास प्रमुख के बाद मैं विद्यालय प्रमुख के बाद फिर मैं नगर का विद्यार्थी प्रमुख और बजरंग दल का जिला सह संयोजक, जिला संयोजक। और इसके बाद फिर मैं बजरंग दल का प्रांत का विद्यार्थी प्रमुख बना था। और इस बीच बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे आंदोलन और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां, वो सब कुछ चलता रहा। कई बार मुकदमे लिखे गए, जेल गए, कभी गौ रक्षा के लिए, कभी धर्मांतरण के विरोध में, कभी और इस तरह के बहुत सारे मुद्दे रहे कि लगातार समाज की लड़ाई लड़ते रहे। और इसके बाद मैं इस बीच विश्व हिंदू परिषद का पूर्णकालिक भी रहा हूँ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी में रहा हूँ। और गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, यहाँ सब ये मेरा पूर्णकालिक कार्यकर्ता की दृष्टि से मेरा क्षेत्र रहा है। और सन 2020 में जब कोरोना आया, उस बीच मैं विश्व हिंदू परिषद से अनुमति लेकर घर वापसी हो गया था। मेरी शादी हुई और फिर शादी के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अभी वर्तमान में भाजपा के जिला मंत्री की जिम्मेदारी पे हूँ और समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हर बार की तरह आपसे मिलके एक और फील होता है। बाकी मैं मिला आपसे बहुत कम हूँ, बट लेकिन हर बार एक अलग तेज और एक पद हमेशा से आपका बढ़ा हुआ मिलता है कि अब इस कार्य से और कार्य भार आपके कंधों पे आ गया। सब बढ़िया।
शुरू से जब मैंने आपको जाना था, मैं अपनी पर्सनल अगर बात करूं तो लोग आपको अलग 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 चीज़ों की वजह से जानते होंगे। जब मैं आपसे मिला था तब मेरे को बस आपकी एक कंट्रोवर्सी पता थी कि गौ रक्षक, जो वो गाय का बछड़ा बचाने वाली जो कंट्रोवर्सी थी आपकी, आई थिंक मुझे लगता है वो शायद उस टाइम की आपकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही होगी, है ना। बट उस पे कोई तो चैनल था, मैं ऐसे नाम नहीं ले सकता, बट उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट करी थी। बट उनका एक पर्सपेक्टिव जो था वो होता है ना कि फिल्म जो बना रहा है उसके हाथ में होता है कि पब्लिक को क्या दिखाना है ना। बट वही सिक्का दो तरफ से अलग होता है। तो अगर आप बताना चाहो कि शुरू से असली कहानी क्या थी, असली घटना क्या थी? ये 2015 के दौरान की बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी और धर्मांतरण, गौहत्या, हिंदुओं को उत्पीड़न, हिंदुओं की मान बिंदुओं का अपमान करना और वो सब धार्मिक आस्थाओं को आहत करना, ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर चरम सीमा पर था। और उस दौरान हमारा भी गौ हत्या के विरुद्ध, धर्मांतरण के विरुद्ध, लव जिहाद के विरुद्ध हमारा भी आंदोलन पूरा चरम पर था शामली जिले के अंदर। मैं बजरंग दल के जिला संयोजक की जिम्मेदारी पे था और इसी कड़ी में मुझे एक सूचना आई कि एक गौशाला से बछड़े चोरी करने का प्रयास हुआ है, बछड़ा चोरी भी कर लिया गया कसाईयों के द्वारा। तो मैंने उस गौशाला के आसपास अपने कार्यकर्ताओं को निगरान रखने के लिए कहा कि दोबारा घटना हो तो इस बार हम उसको पकड़ेंगे। तो मुझे सूचना आई कि अभी वहाँ पे बछड़ा उठाने के लिए कुछ लोग हैं। तो मैंने तुरंत एकदम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि आप सब लोग पहुँचे, और मैं भी एक दो कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके वहाँ पहुँचा। एक दो कार्यकर्ता मुझे मौके पे पहले से थे, मैं पहुँचा। हम 3-4 लोग थे, तो एकदम हमने दौड़ के उस कसाई को पकड़ा। वो गले के बछड़े गले में रस्सी डाल के तो खींच के ले जा रहा था। हमने उसको पकड़ लिया। जैसे पकड़ लिया मुझे पहचान गया कि ये तो विवेक प्रेमी है, क्योंकि उस दौरान कसाईयों से और जो कसाई जो गोहत्या करते हैं उनसे डेली कुछ ना कुछ झंझट झगड़ा चल ही रहा था। तो वो पहचान गया और उसे पहचानने के साथ ही एक तमंचा लेकर और मेरे ऊपर निकाल के फायर करा। तो तमंचे में एक ही गोली थी, फायर हुआ, वो गोली लगी नहीं। तो मैंने दौड़े को तमंचा पकड़ लिया। तमंचा पकड़ने के बाद वहाँ पे और छिना झपटी हुई, तो जिसके हाथ में तमंचा था वो छूट के भाग गया। लेकिन हमने एक लड़के को मौके से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद थोड़ी वहाँ पे झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई। उसके बाद हम उसको शहर के बीच ले आए और शहर के बीच लाके हमने पुलिस को सूचना की कि इस तरह से एक व्यक्ति के द्वारा गाय काटी जा रही थी, उसको पकड़ लिया गया है। और पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया। और फिर इस प्रकरण में समाजवादी पार्टी की तुष्टिकरण की नीति शुरू हुई। यहाँ के लोकल कुछ समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस समय तत्कालीन सरकार में आजम खान, समझ लो कि सरकार के सेकंड सीएम थे, रामपुर एमएलए थे और सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको बात की गई और फिर मेरे विरुद्ध मुकदमा लिखा गया। मुकदमा शुरू में जो दर्ज हुआ वो सामान्य जमानती धाराओं में था, जिसमें मुझे जेल भेजाना संभव नहीं था। उसके बाद दोबारा से अप्रोच की गई, बात की गई। यहाँ के लोग, नेता लखनऊ तक गए। मुख्यमंत्री उस समय अखिलेश यादव थे, अखिलेश यादव से लोग मिले। यहाँ के लोकल प्रशासन को फ़ोन कराया और फ़ोन कराने के बाद फिर मेरे विरुद्ध उस मुकदमे में कुछ धाराएं बढ़ाई गई, जिसमें मेरी अरेस्टिंग हो सके। 153A और इस तरह की धाराएं बढ़ाई गई, जिसमें फिर पुलिस के द्वारा मेरी अरेस्टिंग की गई। अरेस्टिंग होने के बावजूद फिर मुझसे वो समाजवादी पार्टी के नेता जेल में मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम ये सब छोड़ दो, और अन्य अन्य दलों के नेता मिलने आए। उन सब ने मुझे कहा कि तुम बजरंग दल से इस्तीफा दे दो और हमारे दल को ज्वाइन कर लो। लेकिन मेरा सीधा सीधा एक उनको क्लियर कट एक मेरा जवाब था कि मैं लड़ाई जो है वो विचारों की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, और जिन विचारों के विरुद्ध मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं कल को उनसे जाके हाथ नहीं मिला सकता। आपको मदद करनी है तो आप स्वतंत्र हैं। एक हिंदू समाज का व्यक्ति हिंदुओं की आस्थाओं की रक्षा के लिए जेल में बंद है, आप भी हिंदू हैं, इस नाते आपको मदद कर सकते हो तो करें, वरना धन्यवाद। तो इससे उनको समझ में आया कि अब इसका मनोबल नहीं टूटा, तो मेरे विरुद्ध NSA की कार्रवाई कर दी गई। अच्छा। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा मेरे ऊपर NSA लगा दिया गया, और उस NSA में मुझे फिर 8 महीने जेल रहना पड़ा। फिर भारत सरकार का हस्तक्षेप के बाद
और तत्कालीन गवर्नर श्री राम नाईक जी के हस्ताक्षर के बाद वो 8 महीने बाद मेरी NSA क्रैश की गई, और उस NSA की क्रैश होने के बाद फिर मैं 8 महीने बाद जेल से छूटा। और इस दौरान उस समय के पूर्व गृह मंत्री भारत सरकार के दिग्विजय सिंह ने भी मेरे खिलाफ ट्वीट किया। उन्होंने मेरी NSA को खारिज करने के विरोध में ट्वीट करा, उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि भाजपा सरकार विवेक प्रेमी एक भगवा आतंकी को छोड़ रही है। मतलब एक गोरक्षक जिसका अपराध सिर्फ इतना है कि उसने ये प्रण लिया कि मैं गाय नहीं कटने दूंगा, और जिसने प्रण लिया कि मैं गाय नहीं कटने दूंगा, गाय की रक्षा के लिए उसने एफर्ट्स किए, और वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी की नज़रों में, कांग्रेस की नज़रों में आतंकवादी है। तो बस यही वो लड़ाई थी। उसके बाद मैं जेल से छूट के आया, और आज तक सब लड़ाई, धर्मांतरण, लव जिहाद, इन सब के विरुद्ध मेरी लड़ाई जारी है। तो भैया जब पता लग गया कि हाँ अब अरेस्ट हो गए हैं, ठीक है, और जेल, वो पहली बार ही होगा, एज क्या रही थी भैया? उस समय 20 साल का था। 20 साल। तो 20 साल के एक लड़के पे क्या मानसिक दबाव पड़ता है जब उसको पता लगता है कि मैंने कार्य तो अच्छा किया है, और गवर्नमेंट जो है, जो भी उस समय राज कर रहा हो, वो उनके शासन में मुझे जेल भेज दिया गया। तो वो क्या दबाव पड़ता है एक 20 साल के लड़के पे जब जेल को पहली बार देखा? दबाव जो सबसे पहला रहता है जी। जब हम अरेस्ट होते हैं, तो उस समय सबसे पहले एक मन में विचार सबसे पहले जो आता है, जो उस समय जो मेरी आयु थी उसके अनुसार सबसे पहले समाज से एक शिकायत रहती है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक सामाजिक लड़ाई है। गौ हत्या, लव जिहाद, कई धर्मांतरण, कई मठ मंदिरों को तोड़ा जाना, ये सब सामाजिक लड़ाई है, और हम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक लड़ाई लड़ने के बाद हमारे विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, अब हम जेल जा रहे हैं, और ये समाज अब भी नहीं खड़ा। तो सबसे पहले समाज से नाराजगी होती है थोड़ी सी, ये समाज क्यों नहीं खड़ा हुआ। फिर जेल गया, तो जेल जाने के बाद फिर राजनीतिक दबाव शुरू होते हैं, और वो राजनीतिक दबाव दोनों तरह के होते हैं। सबसे पहले वो दल जिससे हम जुड़े हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं जिस दल के हम विचार को फॉलो करते हैं, जिस विचार से जुड़े हुए हैं, उस दल के कुछ नेताओं को रहता है कि ये व्यक्ति नेता ना बन जाए, इसके पंख काटे जाने जरूरी है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के चलते एक संप्रदाय विशेष की तुष्टि के लिए जिन लोगों ने हमारे विरुद्ध वो कार्रवाई की, उनका फिर लगातार दबाव रहता है कि कार्रवाई इसलिए की गई समाज पुष्ट हो, समाज को, जिस समाज के हम वोट चाहिए वो खुश हो। लेकिन इस व्यक्ति का मनोबल नहीं टूटा, आज तक वो वही बयानबाजी कर रहा, वो एक ही बात कर रहा, गाय नहीं कटने दूंगा, हिंदू नहीं बटने दूंगा, देश नहीं बटने दूंगा, वो भी बात कर रहा। तो इससे फिर वो दल अलग तरह का प्रेशर बनाता है। सामाजिक परिवार, अब मैं जिस परिवार से आता हूँ बहुत सामान्य से, मेरे पिताजी एक छोटे से दुकानदार हैं, मेरी माताजी गृहिणी हैं, छोटी बहन है, भाई हैं छोटे। कभी किसी ने जेल नहीं देखी, किसी ने कोई मुकदमा नहीं देखा, किसी का पुलिस, थाने, समाज, इस तरह के विषय से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद फिर उस घर के एक बच्चे के ऊपर, एक सामान्य दुकानदार के बेटे के ऊपर जब NSA कार्रवाई होती है और वो महीनों तक 8 महीने जेल बंद रहता है, तो उस परिवार की मानसिक स्थिति क्या होती है उस समय। और फिर उस मानसिक स्थिति के चलते फिर उसको भी फेस करना कि मैं अपने घर वालों को संतुष्ट कैसे करूं, मैं घर वालों को यकीन कैसे दिलाऊं कि जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं ठीक लड़ रहा हूं, मैं आ जाऊंगा, छूट जाऊंगा, ये लड़ाई देश के लिए जरूरी है। क्योंकि जब हम माँ की बात करें, हम पिता की बात करें, तो जो माता और पुत्र और पिता और पुत्र का जो रिश्ता है, उसे समाज से, देश से, गाय, इन सब विषयों को उस समय जब वो मातृत्व का और पितृत्व का जो भाव होता है वो भूल जाते हैं। उन्हें बस दिखता है कि मेरा बेटा जेल में है। तो उस समय माँ को बिल्कुल संतुष्ट रखना, माँ की हिम्मत बनाए रखना, पिता की हिम्मत बनाए रखना, बहन की हिम्मत बनाए रखना, मित्रों की हिम्मत बनाए रखना, और उन सब लोगों की हिम्मत बनाए रखना जिन लोगों को हम इस लड़ाई में अपने साथ लेकर चले थे।
कि अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये स्थिति देख के और जो लोग हमने जोड़े थे, जिनको हमने खड़ा किया था कि हमें गाय बचानी है, हिंदुओं को बचाना है, हिंदुओं की मान बिंदु की रक्षा करनी है, जिन लोगों को उस समय साथ खड़ा किया था, उन लोगों का मनोबल न टूट जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती उस समय रहती है। और खुद का भी तो मनोबल बचाना है, अब जेल में हो। खुद का मनोबल तो क्या है कि मैं जब छोटा था जी, तो मैंने बताया कि मैं एक आर्य समाजी परिवार से हूँ। तो बचपन से ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन सबको बचपन से पढ़ते रहे। फिर पढ़ते पढ़ते 6th क्लास में आया तो आरएसएस के विद्यालय में मेरा दाखिला हो गया। फिर 6th, 7th, 8th 3 क्लास में मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा, विद्या मंदिर में पढ़ा। फिर वहां पे एक विषय था नैतिक शिक्षा। उस नैतिक शिक्षा की पुस्तक में फिर वहां भी वही सब पढ़ रहे थे। वहां बंदा वीर बैरागी को पढ़ रहे थे, वहां वीर सावरकर को पढ़ रहे थे, वहां शिवाजी महाराज को पढ़ रहे थे, वहां मनमथनाथ गुप्ता को पढ़ रहे थे, बटुकेश्वर दत्त को पढ़ रहे थे। तो मन में एक ये चीज तो पहले से क्लियर थी कि अगर समाज के अंदर परिवर्तन लाना है तो बलिदान तो देना पड़ेगा। 14 साल का वीर हकीकत राय सिर्फ अपने विचारों पर अडिग रहा और इसलिए इस धर्म के लिए बलिदान हो गए। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे फतेह सिंह, जोरावर सिंह सिर्फ अपने धर्म की रक्षा के लिए 12 साल की उम्र में बलिदान हो गए। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे। चंद्रशेखर आजाद की उम्र 27 साल थी। तो ये मन में था कि मैं कोई ऐसा नया नहीं हूं, कुछ नया नहीं कर रहा, कुछ पहली बार ये देश के अंदर नहीं हो रहा। उस समय तत्कालीन चुनौतियां कुछ और थी और आज की चुनौतियां कुछ और हैं। देश भौगोलिक रूप से स्वतंत्र हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक स्वतंत्रता आज भी ये देश मांग रहा है। और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए जिस तरह से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने बलिदान दिया जी, तो कानून के दायरे में रहकर इस देश के संविधान को फॉलो करते हुए बलिदान हमें भी देना पड़ेगा। तो बलिदान का मन तैयार था। सांस्कृतिक स्वतंत्रता से आपका क्या तात्पर्य है, वो थोड़ा अगर बताओ। सांस्कृतिक स्वतंत्रता से हमारा तात्पर्य है कि आज भारत के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे जय श्री राम बोलना अपराध की जैसा है। आप जय श्री राम बोलोगे, आप वहां पे दुर्गा यात्रा निकालोगे, आप गणपति विसर्जन करोगे, आप दुर्गा विसर्जन करोगे, कहीं आर्य समाज का 21 कुंडीय जो रहा है, कहीं कोई और अपना इस तरह का कोई कार्यक्रम कर रहा है, तो वो जब तक वो सब घटनाएं पूरी तरह से इस देश के अंदर बंद नहीं होगी और जब तक इस देश के प्रत्येक कोने में खड़ा होकर मैं स्वतंत्रता के साथ भारत माता की जय ना कह सकूं, मैं जय श्री राम ना कह सकूं, मैं वंदे मातरम ना कह सकूं, तब तक मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सांस्कृतिक स्वतंत्रता पूरी तरह से नहीं आई। और आजकल आप देख रहे होगे तो एक चीज़ और बहुत बढ़ रही है कि आप साउथ में जाके हिंदी नहीं बोल सकते, आपको वहाँ पे मारा जा रहा है। ऐसी चीज़ें का कारण क्या है और बढ़ क्यों रही है ये? मैं समझता हूँ कि अब अगर मेरे को हिंदी आती है और मैं साउथ में जा रहा हूँ तो मैं वहाँ की भाषा कैसे बोल पाऊंगा? और इस बात पे अगर मैं वहाँ पे हिंदी बोल रहा हूँ तो वहाँ मेरे को ही पीटा जाएगा। ऐसी चीज़ें। हाँ, इसके लिए हमें अगर हम भूतकाल में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, अब से हम 100 साल पीछे जाएं, 2 साल पीछे जाएं, तो आप देखेंगे कि ये भाषाओं की भिन्नता तो आदिकाल से है। एक क्षेत्र तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, एक क्षेत्र में मराठी बोलने वाले लोग हैं, एक क्षेत्र में गुजराती बोलने वाले लोग हैं, एक क्षेत्र में मलयालम बोलने वाले लोग हैं। हम इधर हम खड़ी बोली बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं। तो हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। हमारे देश के अंदर ऐसा वो बड़े बोलते थे ना कि एक कहावत थी कि इतने कोस पर बदले वाणी और इतने कोस हाँ, ऐसे इतने कोस पे वाणी बदल जाती है। हाँ। तो ये तो पहले से है, आदिकाल से है। लेकिन और यही इस देश की सुंदरता है कि भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के
मौसम है, वातावरण है, बिल्कुल खेती के तरीके हैं, अलग अलग फसल हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। बिल्कुल। ये भारत की एक खूबसूरती है, यही भारत की सभ्यता है। लेकिन आज देश के अंदर हमें आए दिन देखने में आता है कि महाराष्ट्र के अंदर, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ कहीं मार पिटाई घटना होती है। दक्षिण भारत में हिंदी और वहां पे कहीं तेलुगु कहीं मलयालम के नाम पे झगड़ा है। तो ये सब चीजें जो हैं, कुछ लोग हैं जो उनके लिए राजनीति पहले है, किसी भी तरह से कुछ भी करके सत्ता में आना उनकी प्राथमिकता है। तो कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर वे लोग समाज के अंदर मतभेद खड़ा करके और एक समाज को, विचारों को तुष्ट करके और फिर उस समाज की वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए वो सभी लोग घटनाक्रम करते हैं। ये कहीं ये विवाद नहीं है, सिर्फ इस विवाद के, इस तरह के विवादों को वहां के कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा इस तरह की चीजें घटनाओं को जानबूझ के, इंटेंशनली, योजनाबद्ध तरीके से कराया जाता ताकि वोट मतों का केंद्रीकरण, लोगों को बांट सकें, वोट बैंक बांट सकें अपना। तो भैया जब सब हो गई कार्रवाई, अरेस्ट हो गए, अब पता ही लग गया, अब जेल में आ गए, फिर इंसान के मन में एक उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल, परसों, एक हफ्ते बाद, अगली तारीख पे, और वो एक दिन बढ़ के 8 महीने का एक गैप बन जाता है, इंतजार 8 महीने का बन जाता है कि कल 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 होते होते। तो उस बीच में वो 8 महीने कितने लंबे महसूस होते हैं, या उस बीच में आपने क्या सीखा? हाँ, जब पहले दिन मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई जी, तो मैंने अपने कुछ सूत्रों से, अपने कुछ पत्रकार साथियों को थाने में भेज के एफआईआर कॉपी मंगाई, क्योंकि उस समय ऑनलाइन एफआईआर को चेक करने का उस समय ऐसा प्रावधान नहीं था। तो जब वो चेक की तो उसमें मुझे समझ में आया कि ये जो धाराएं हैं, इन धाराओं में मैं जेल नहीं जाऊंगा, मुझे मजिस्ट्रेट बाहर से बार बेल दे देगा। वकील से मेरी बात हुई, मेरे दोस्त वकील से बातचीत करी कि क्या हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि बाहर से बार बेल हो जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन पुलिस ने जब मुझे अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने एक उसमें पर्चा काट के और 153 आईपीसी बढ़ा दी, दंगा भड़काने की ये आईपीसी की धारा थी। तो फिर इसमें मैं अरेस्ट हूँ, पता लगा कि यार इसमें तो 153 बढ़ा दी। तो मैंने बातचीत की इसमें क्या हो सकता है, तो उसने कहा कि अधिकतम 5-7 दिन रहना पड़ेगा तुम्हें। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। जेल चले गए तो मेरी बहुत सारे जो उस समय तत्कालीन सरकार के दौरान जो सरकार के वकील बन के काम कर रहे थे, एक समझ लो कि संप्रदाय विशेष की तुष्टिकरण करने के लिए उस समय जो लोग वकालत कर रहे थे, वो मेरे विरुद्ध, मेरी बेल के विरुद्ध में जाके वहां पे खड़े हो गया। हंगामा हुआ, हंगामा होने के कारण मेरी जज के द्वारा मेरी बेल खारिज कर दी। मेरी जिला जज के यहाँ मेरी बेल चली गई, उसके बाद वहां अप्लाई की गई, और जैसे ही जिला जज के यहाँ बेल अप्लाई की गई तो मुझे 2-3 दिन में ही फिर वो मेरे कभी केस डायरी के लिए, कभी क्रिमिनल हिस्ट्री मांग ले, कभी कुछ होते होते वो मेरी ऐसे 15 दिन बीत गए। और जब मेरी बेल की तारीख आने वाली थी अगले दिन, उससे पहले ही एक रात को एक सब इंस्पेक्टर जेल में आते हैं मुझसे, और मुझे बुलाया गया जेलर के कमरे में कि आपसे पुलिस आई है शामली से। तो वो एनएसए की फाइल तामील कराने के लिए आए थे। सरकार के द्वारा मेरे विरुद्ध एनएसए कार्रवाई कर दी गई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में 1 साल तक हम जेल से नहीं छूट सकते। और जो सब इंस्पेक्टर, कमाल की बात यह है कि जो सब इंस्पेक्टर वो एनएसए की फाइल तामील कराने के लिए लेके आया था, विवेचक भी वही था मेरे मुकदमे का। तो वो उस विवेचक की पत्नी भी उस समय यहीं पे शामली में ही एज ए सब इंस्पेक्टर पोस्टेड थी। और इसके द्वारा समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को कुछ गुंडागर्दी करने से या कुछ बाइक के कागज नहीं थे, ऐसा कुछ विषय हुआ था, उसके द्वारा रोका गया। और समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा उससे अभद्रता की गई, बदतमीजी की गई, और वो वहां से चले गए। उच्चाधिकारी को उस सब इंस्पेक्टर ने बात की, तो उसके बाद सरकार के दबाव में उस समय तत्कालीन समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेता थे उनके द्वारा दबाव बनाया गया पुलिस के ऊपर, और पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं उस महिला पुलिसकर्मी के लिए, उस बहन के लिए मैं मैदान में आया था, और मैंने
उस समय के डीएम और एसएसपी को चेतावनी दी थी कि यदि इन लोगों के द्वारा, जिनके द्वारा इस बहन के साथ अभद्रता बदतमीजी की गई, कार्रवाई नहीं होती है तो मैं उसी जगह पे जाकर धरना पे बैठ जाऊंगा। तो खैर उस समय कुछ कार्रवाई उस समय पुलिस के द्वारा की गई थी। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि मुझे फिर पुलिस से भी मेरा भरोसा उठ गया कि जिन लोगों के लिए मैं लड़ रहा था अब तक, जिसकी पत्नी के लिए मैं लड़ रहा था, वही आदमी मेरे खिलाफ जो है अगेंस्ट आज कार्रवाई करने के लिए तामील करने के लिए आया। उसने मुझे कहा कि सरकार का दबाव है। तो मैंने उसे जवाब भी दिया कि सरकार का दबाव तेरे ज्यादा मेरे ऊपर है, मैं जेल में हूँ तो बाहर है, सरकार दबाव बना के क्या कर लेगी, चार्ज चला जाएगा, अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो ऐसे समय बीतता रहा, नेता मिलने आते रहे, फिर हाई कोर्ट में प्रत्यावेदन दिया, उससे पहले गवर्नर के यहाँ प्रत्यावेदन दिया, होम सेक्रेटरी यूपी के यहाँ दिया, सब जगह से खारिज होता रहा। हर प्रत्यावेदन के बाद लगता था कि शायद यहाँ से रिलीव मिलेगा, शायद यहाँ से रिलीव मिलेगा। ऐसे बीतता रहा। तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा भी मेरी एनएसए शुरू में कंफर्म कर दी गई थी, राजनाथ सिंह जी के द्वारा मेरी एनएसए को संस्तुति कर दी गई थी। तो वहाँ से मन खराब हुआ कि बीजेपी गवर्नमेंट है और मेरी एनएसए कंफर्म कर दी। फिर दोबारा प्रत्यावेदन दिया, हाई कोर्ट से रिलीव नहीं मिला, हाई कोर्ट ने भी एनएसए कंफर्म कर दी। फिर भारत सरकार को पूरी तरह से विषय अवगत कराया गया कि गौरक्षक हैं, गाय की रक्षा के लिए प्रयास किया था। सरकार ने तुष्टिकरण की नीति अपनाकर जबरदस्ती कुछ संप्रदाय विशेष के लोगों को, गोतस्करों को खुश करने के लिए इस बालक के विरुद्ध एनएसए कार्रवाई की, क्योंकि 20 साल उम्र थी। तो 8 महीने ऐसे बीत गए। इन 8 महीनों में लेकिन एक चीज अच्छी थी, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता था, वर्क किए हैं, ओटीसी आईटीसी प्रशिक्षित कार्यकर्ता था। तो जेल में गया तो बहुत सारी दिक्कतें नहीं हुई। जैसे जमीन पे सोने की पहले से आदत थी, जेल गया तो वहां भी जमीन पे सोना था। खुद बर्तन धोने, खाना खुद लेके खाना, खुद अपने कपड़े धोने, वो पहले से बाहर से आदत में था। समय से सोना, समय से उठना, तो और नियमों का पालन करना, संयम से रहना, कोई व्यसन, कोई इस तरह का शौक, शराब बीड़ी सिगरेट, उसकी वो मैं किसी का आदी नहीं था। तो औरों के मुकाबले जो जेल में बहुत लोग परेशान थे, रोज जो परेशान थे, रोज घर वालों को याद कर रहे थे कब छूटूंगा। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। अच्छा, ये तो था कि कब मैं बाहर जाऊंगा, उम्र थी 20 साल का था, एलएलबी का स्टूडेंट था उस समय, एलएलबी कर रहा था, 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट था मैं। लेकिन हाँ, मैं दुखी नहीं था, मन पक्का था कि यार कभी ना कभी तो छूटेंगे, छूट जाएंगे। दाल रोटी बाहर खाने, दाल रोटी यहाँ भी खा रहे। तो और अपने साथ वालों डांडा से बांधता रहा। और मेरे साथ के जो सब कार्यकर्ता थे, जो 5-6 लोग और मेरे साथ जेल में सुबह अरेस्ट हुए थे, मैं उन लोगों का मन बना कर रखा मैंने। वे लोग मुझे देख रहे थे कि भाई तो एकदम बढ़िया 8 रोटी दोपहर को खा रहा, 6 रोटी शाम को खा रहा, दूध पी रहा, डंड मार रहा। और जेल से फिर बहुत चीजें सीखने को मिली। जेल में गया तो कुछ लड़के थे जो बाहर से पहलवान थे, लेकिन उनसे कुछ अपराध हुआ तो उस अपराध के चलते वो जेल बंद थे। तो पहलवानों से दोस्ती होगी, पहलवानों से दोस्ती हुई तो फिर और तरह के पहलवानों वाले एक्सरसाइज करने सीखी, वहाँ डंड मारने और सब चीजों का अभ्यास, व्यायाम सीखा खूब जेल में। हाँ, जेल में व्यायाम सीखा। और जेल के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे मिली। जेल के अंदर जैसे जब पूरी जेल में घूमना, मिलना जुलना, तो मुझे बहुत सारे आर्य परिवार के युवक मिले जेल में। हाँ, जेल में, जिनके बड़े घर में वो आर्य पद्धति को मानने वाले लोग थे। और 2-3 लड़के तो मुझे मिले, हमारे मुजफ्फरनगर जिले से था, 2 लड़के शामली जिले से थे, जो आर्य समाज के गुरुकुल से पढ़ के निकले थे। अच्छा, मुझे ऐसे लड़के मिले तो हम सब ने संगठन बनाया। फिर जेलर साहब से बात की, जेलर साहब से बात करके कुछ बैरिक ट्रांसफर कराई, सब एक जगह आए। अच्छा, एक अहाता था, उस अहाता के अंदर 4 बैरिक थे। तो ये था कि 4 में से किसी बैरिक में हम आ जाएं। तो ऐसे हम 10-15 पूरे जेल से हम नवयुवक इकट्ठे हुए और हम सब एक अहाते में आए, सब आमने सामने के बैरिकों में आए। और फिर उसके बाद हमने जो जेल में जो हमें उपलब्धि प्राप्त हुई, ऐसी भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना। हमसे पहले जेल में यज्ञशाला नहीं थी। अच्छा, जब मैं जेल में गया तो हम सब ने सामूहिक प्रयास किया, उस तत्कालीन जेलर को और जेल अधीक्षक को अपने भरोसे में लिया और जेल के अंदर यज्ञशाला
आर्य पद्धति से वो हमने उस समय बनवाई थी। जेल में हवन किया आपने? और जेल में सब मिलके आर्य पद्धति से हवन करते थे। क्या बात घर से आर्य सत्संग गुटखा मंगा लिया था। हाँ। और सामग्री और यज्ञ की आवश्यक चीजें सब बाहर से मंगाई और प्रतिदिन जेल में हवन चलता था। और मैं 10 साल बाद अभी दोबारा जेल गया, तो मैं जब जेल गया तो एक रात तो ऐसे बीत गई। अगले दिन फिर मैंने अभी जेल में नया नियम बना कि हम दूसरी अहाते में नहीं जा सकते, सबको अपने बैरिक में रहना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन मैंने जेलर साहब से रिक्वेस्ट की, डिप्टी जेलर से रिक्वेस्ट करके मैं कहा कि मैं जब 10 साल पहले आया था तो मैं एक यहाँ पे एक यज्ञशाला हम सब नवयुवकों ने प्रयास करके बनवाई थी, वो यज्ञशाला मैं देखना चाहता हूँ है कि नहीं। तो ये सर कहा कि हाँ वो है, और मेरे साथ कुछ जेल के पुलिसकर्मी थे, उनको भेजा गया और मैंने देखा वो यज्ञशाला अब तक है और आज तक वहाँ पे दैनिक यज्ञ चल रहा है। भले ही वहाँ पे वो सब वैदिक मंत्रों को पूरी तरह से उच्चारण नहीं हो रहा, लेकिन प्रतिदिन वहाँ पे हवन होता है, यज्ञ होता है और रोड सामग्री। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो उस तब तक यज्ञ हो चुका था, लेकिन वो जो सामग्री की वो सुगंध जो थी जलने की वो वहाँ पे थी और उस समय चालू थी यज्ञशाला। चालू थी। क्या बात है। तो जेल में से अनुभव भी हुए। काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ, जिसको काम करना है वो काम करने के लिए हर जगह है। जेल में गया वहाँ भी काम करा और वहां से बहुत सारे लड़के जोड़े अपने साथ। अच्छा। मैंने पता करा बहुत सारे थे कि गुस्से में किसी को चाटा मार दिया, गुस्से में झगड़ा कर लिया, गुस्से में ये हुआ वो हुआ, कोई गलती होगी वो सब। तो अब मैं राम प्रसाद बिस्मिल मुझे ध्यान है, राम प्रसाद बिस्मिल भी कभी शराब के आदी थे, सिगरेट के आदी थे, लेकिन जब जीवन में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के बाद वो सब नशे से बाहर आए और नशे से बाहर आने के बाद वो एक महान क्रांतिकारी, महान एक कवि बने और महान एक पहलवान भी बने। तो वही मन में धारणा थी कि जेल में सब जो लोग बंद है ये आवश्यक नहीं है कि जीवन भर अपराधी रहेंगे, कभी भी जीवन परिवर्तन आ सकता है। तो जेल में बहुत सारे कार्यकर्ता ढूंढ के लाया मैं बजरंग दल के, जो मुजफ्फरनगर को मैंने दिए, शामली को दिए, अभी भी साथ हैं, वो भी साथ हैं। क्या बात है। और मुझे एक उपलब्धि मिली, जो जेल में बहुत सारे लड़के थे जो शराब के आदी थे, नशे के आदी थे, परमात्मा ने मेरे से ये भी काम कराया, उन्हें मैंने आर्य रीति रिवाज और आर्य पद्धति से जोड़ा, उनको हवन करना सिखाया, उनको व्यायाम की आदत डाली और कम से कम 100 युवकों को मैं अब तक नशा छुड़ा चुका। आपने बीच में बोला था कि 10 साल बाद फिर जेल गए। हाँ, तब का विवेक प्रेमी 20 साल का था, लेकिन अब बात कुछ और है। आसपास से पता लगा था कि इस बार जो अरेस्ट किया था पूरा एक प्लान बना के और इकट्ठा होके सिविल में इस तरह से पूरा बनाया गया था रूपरेखा। तो अगर इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डाली जाए। हाँ, इस बार मुझे थोड़ा कष्ट था। अच्छा। पिछली बार मन में ये था कि जो अभी सरकार है जी, वो सरकार हमारे विचारों की नहीं है। ठीक। ये मन बना के आंदोलन कर रहे थे कि जेल कभी भी जाना पड़ सकता है। अच्छा। क्योंकि ये सरकार लव जिहादियों का तुष्टिकरण करती है, ये सरकार गोहत्यारों का तुष्टिकरण करती है, ये सरकार लैंड जिहाद करने वालों का तुष्टिकरण करती है। तो इस सरकार में और हम इन सब विषयों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार उठाकर भी जेल बैठ सकती है। लेकिन इस बार था कि इस बार हमारी सरकार है, वो सरकार है जिस सरकार को अपना खून पसीना, अपनी जवानी, अपना पैसा वो सब देके जिस सरकार को हम लेके आए, इस बार वो सरकार है। और इस सरकार के रहते हमें इस बार जेल जाना पड़ा। एक तो मन में ये दुख था। घटना ये थी कि शामली के अंदर एक भैरव मंदिर है जी। उस भैरव मंदिर की शामली के अंदर जगह जगह प्रॉपर्टीज हैं, 2 विवाह मंडप हैं, कुछ 150-200 दुकानें हैं और कुछ दुकानों को पहली कमेटी बेच चुकी और कुछ दुकानें पहली कमेटी के द्वारा किराए पर दी गई है। और वो उसमें दुकानें जो है 1939 से भी चली आ रही हैं किराएदारी पे, ऐसी दुकानें भी हैं। अच्छा। मतलब समझ लो कि 90 साल तकरीबन हो गए। हाँ। हम पहुंच चुके कुछ दुकानों पे, तो ऐसी दुकानें भी हैं। अब नई कमेटी आई, अब नई कमेटी ने कहा कि तुम सब पहले किराएदारी खत्म करो और जिनके पास बैनामे हैं अपने सब बैनामे रद्द करो और हमारे इंडिविजुअल किराएदार बन जाओ। अच्छा। मतलब जो लोग मंदिर कमेटी किराएदार हैं वो मंदिर कमेटी किराएदार भी नहीं रहेंगे, वो पहली किराएदारी समाप्त करो और इंडिविजुअल मेरे किराएदार बनो, अभी जो अब महंत हैं। और ऐसा ही उन दुकानदारों से कहा जिनके पास बैनामे थे, वो बैनामे निरस्त करके तुम भी किराएदार बनो। प्रकरण में बहुत दिनों से देख रहा था, सुन रहा था, कुछ लोग मिल रहे थे, मैं उन्हें कानूनी सलाह भी देता रहा, मैं अपने नेताओं से बात करी,
लोकल जनप्रतिनिधियों से बात करी कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, गलत हो रहा है, अगर कोई ऐसा इशू है कि तो हमें कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन अभी मंदिर कमेटी जो है उसमें कुछ संत हैं, कुछ बाबा हैं, नाथ संप्रदाय जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा गुंडागर्दी का इस्तेमाल करके, मतलब वो 20-30 लड़के लेके आते हैं, उनके साथ हथियार होते हैं, पैसा, तमंचा, डंडा, लाठी, वो सब लेके आते हैं और दुकानदारों को पीटते हैं जबरदस्ती। जो दुकानदार आराम से मान रहा है ठीक है, वरना 15-20-25 लड़कों को लेके आते हैं, दुकानदार को पीटते हैं, बाहर निकाल के डालते हैं और अपना ताला लगा लेते हैं। और चाबी जब मिलती है, जब वो सरेंडर कर देता है उनके सामने, अपना बैनामा जब सरेंडर कर देगा तो चाबी मिलेगी। ये सब लगातार चल रहा था। तो अभी कुछ दुकानें उसकी मेन बाजार में भी हैं, 9 दुकानें हैं, जिनमें से कुछ दुकानों पे किराएदार हैं पहले से, और कुछ दुकानों पे जो है वो दुकान मालिक है, वो उनके पास बैनामा है। ठीक। तो मंदिर कमेटी के लोग फिर आए इन दुकानों पे और सब दुकानदारों को पीटा और पीट के निकाल के बाहर फेंक दिया और अपना ताला लगा लिया। अच्छा। उस दिन उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस की भी उनको शय थी पूरी तरह से। मुझे कॉल आया दुकानदारों का, मुझे उस दिन मैं जिले से बाहर था, मैं हरियाणा में था, मैं किसी एक संत थे उनके यहाँ ही गया हुआ था, उनके यहाँ एक अनुष्ठान था। तो वहां से वापस आया, मैंने सारी स्थिति देखी जी। सब व्यापारी मेरे घर आए, ऑफिस आए मेरे जनता दर्शन के दौरान, उन्होंने मुझे सारे विषय से अवगत कराया कि ऐसे ऐसे सब हमें पीटा गया, हमारे पास बैनामे है, किराएदार की रसीदें हैं और ये गलत हो रहा है। तो मैंने प्रशासन से बात की, अधिकारियों से बात की, COCT से बात करी, SDM को बात की कि भाई इस तरह से ये क्यों हो रहा है। यदि कोई ऐसा विषय है कि बैनामे गलत तरीके से हुए हैं या ऐसा लगता है कि किराएदारी को बढ़ाया जाना चाहिए, तो इसके लिए एक लीगल प्रोसेस है। अगर कमेटी कोई अलग बात कह रही और दुकानदार अलग बात कह रहे, तो इसके लिए लीगल प्रोसेस है कि आप कोर्ट जाएं, अब कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन ये अधिकार किसने दिया कि वो खुद डंडे लेके आ जाएं और दुकानदार से दुकान खाली करा लें। फिर संत मेरे पास आए, वो महात्मा आए, अपना विषय उन्होंने रखा, तो दोनों की बातों में मतभेद था। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर बातें अलग अलग हैं तो आप कोर्ट चले जाओ, कोर्ट जो फैसला देगा वो सबको मानना ही पड़ेगा, और वो मानना ही चाहिए और मानना पड़ेगा जी। उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो आप कोर्ट चले जाओ। लेकिन उन्होंने कोर्ट जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही इन दुकानदारों से कहो बैनामे। अच्छा। और उन्होंने हमारी सरकार के एक बड़े नेता और एक बहुत पावरफुल एक व्यक्ति का नाम लिया कि हम उनके आदमी, उनका सपोर्ट है। अच्छा। तो मैंने कहा कि कुछ भी है, लेकिन ये शामली मेरी है, मैं शामली का हूँ, मैं यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा। तो बात कह के चले गए। तो मैंने व्यापारियों को बुलाया, फिर तुम्हारे पास क्या क्या है? तो व्यापारियों ने कहा हमारे पास स्टे तक है। स्टे होने के बावजूद बड़े ताले इन्होंने मार लिए। तो मैं कहा खोड़ा, मैंने खोलो दुकान सब, जब तुम्हारे पास स्टे है, तुम्हारे पास कागज है, तो अपनी दुकान खोलने का अधिकार है तुम्हारे पास। ठीक। तो मैं कोर्ट ने अनुमति दे रखी है दुकान खोलने के लिए। मैंने सबकी दुकानें खुलवा दी, सब दुकानें खोल के अपने दुकानदारी करने लगे। वो जो संत थे उनकी ईगो हर्ट हुई, और ईगो हर्ट होने से वे लोग दोबारा से कुछ गुंडों को लेके आए और दुकानों पे दोबारा हमला कर दिया। अच्छा। मुझे दुकानदार को फोन आया कि वही सब दोबारा हमला कर दिया और दोबारा ताला डालने के लिए आ गए। मैं वहां पहुंचा, संतों को समझाया गया, लेकिन वो नहीं माने। गुंडों को समझाया गया, नहीं माने। सारा बाजार बंद हो गया इस गुंडागर्दी के विरोध में। और जब सारा बाजार बंद हो गया, पुलिस आई। पुलिस का भी एक ही कहना था कि आप सब लोग शटर डाल दो, दुकानें बंद कर लो और चाबी महाराज जी को दे दो। अच्छा। फिर मैंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं होगा। कानून का पालन हम भी करेंगे, कानून का पालन आपको भी करना पड़ेगा। दुकानदार के पास न्यायालय का स्टे है, न्यायालय ने उसको दुकान खोलने की अनुमति दी है। अगर महाराज जी के पास कोई पेपर्स हैं तो वो जाकर न्यायालय को दिखाएं। गुंडागर्दी में होने नहीं दूंगा। और ये सब हुआ तो उन लोगों को लगा कि अपन पीछे हट जाना चाहिए, और वो लोग पीछे हट गए और अपने संत लोग चले गए। पुलिस भी चली गई। उसके बाद बैठ के बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद पुलिस को भी हमने पूरा विषय समझाया, संतों को समझाया, लेकिन संतों को बात समझ में नहीं आई। संतों ने सीधा सीधा कहा कि नहीं, हमें दुकानों को कब्जा चाहिए, कुछ भी हो जाए। मैंने भी सीधा कह दिया कि महाराज जी कुछ भी हो, फिर आप भी गुंडागर्दी से कब्जा नहीं ले पाओगे। अच्छा। शाम को मुझे पता लगा कि मेरे विरुद्ध एक फायरिंग की FIR दर्ज कर दी गई, फर्जी फायरिंग की। हाँ, कि विवेक प्रेमी ने, कुछ अज्ञात लड़के जो हाथ में लाठी डंडे और चाकू लेके आए थे, और उनके द्वारा
फायरिंग की गई। सबसे पहले समझने की बात यह है कि दुकानदार की दुकान, मैं दुकान पे खड़ा हूं, दुकानदार के पास स्टे है, वो साधु संत और गुंडे दुकान पर करने के आए थे, वही लोग तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए दुकान पे आए। उन लोगों ने न्यायालय के स्टे के बावजूद वो लोग दुकान पे आए, दुकान पे जाकर डंडे से काउंटर तोड़ दिया, हथौड़ा मार गए, व्यापारी के कपड़े, दुकान के कपड़े फाड़ दिए, समाज का दुकान का नुकसान किया, चौतरा तोड़ दिया, शटर डैमेज कर दिया। और इसके बावजूद मैंने सीओ सिटी को फ़ोन किया, मैंने डीएम को फ़ोन किया, मैंने एसएसपी को फ़ोन किया, किसी अधिकारी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं फ़ोन करता रहा, किसी अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया। बहुत देर तक ये लगातार ड्रामा चलता रहा। उसके बाद आखिर में सीओ सिटी ने मेरा फ़ोन उठाया। सीओ सिटी को मैंने पूरी बात कही कि ये लोग यहाँ पे गुंडागर्दी करने आ रहे, लेकिन एकदम न्यूट्रल सारा प्रशासन था। मतलब साफ समझ में आ रहा था कि ये लोग प्रशासन की सह पे आए हैं। और आखिर में उन लोगों ने मेरे विरुद्ध एक फायरिंग की एफआईआर दर्ज करा दी, जबकि कोई साक्ष्य नहीं था, फायरिंग हुई नहीं, कोई असला बरामद नहीं था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं इस प्रकरण से पीछे हट जाऊं। और हुआ वही। 2 दिन बाद शामली के सीओ सिटी मेरे से मिलते हैं आकर। अच्छा। और सीओ सिटी ने मुझे कहा कि आपके विरुद्ध आपकी सरकार के एक मुखिया ने, आपकी सरकार के मुखिया ने आपके विरुद्ध एफआईआर के आदेश दिए हैं, उनके कहने पे आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई हो। अब उनका कहना यह है कि आपने जो कब्जा होने से रोका है, ये आपकी गलती है, आप इसके लिए आप उन संतों से माफी मांगेंगे और माफी मांग के अभी सारी दुकानें आप जो है संतों को सरेंडर करा दीजिए, खाली करा दीजिए, और आपकी एफआईआर हम खत्म करा देंगे। फिर मैंने देखा कि मैं एफआईआर कॉपी दिखा दो पहले मुझे एक बार। मैंने एफआईआर कॉपी दिखाई तो उसमें जो है सब बेलेबल धाराएं थी, सैंक्शंस थे कि इनमें सब जमानत हो जाएगी। तो मैंने सीओ साहब को कहा तुम जेल ही नहीं भेज सकते मुझे, इससे काहे का डरा रहे हो मुझे, और चाहे जेल भेज भी दोगे। सीओ ने मुझे कहा कि नहीं पुलिस आएगी जेल भेज देगी, हम धाराएं बढ़ा देंगे। मैं अगर धारा बढ़ानी है, जेल भेजना है तो भेज दो अभी मुझे, लेकिन जो तुम चाह रहे वो करा नहीं पाओगे मेरे से। दुकानदारों की मर्जी है, वो अपनी मर्जी से खुद दुकानें सौंप दे, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। और कोई अब भी कह रहा है गुंडा कोई आएगा तो सब भी रोकूंगा। और मैंने अपना फोन डीएसपी को दे दिया कि तुम कर लो अरेस्टिंग। तब उन्होंने मना कर दिया अरेस्टिंग से। उन्होंने कहा कि आपको शाम तक काम समय दे रही है, आप लोग जाकर सब दुकानदारों से बात करो और ये दुकान से सरेंडर करा दो। हुआ ये कि मैंने मना कर दिया, और अगले दिन वो फिर दोबारा संत जो है कुछ गुंडों को लेकर बाजार में आए, वो फिर दोबारा दुकानदार को धमकाया। मैंने फिर सारे प्रशासन से बात की, कोई नहीं आया। आखिर में इंस्पेक्टर कोतवाली मौके पे आए तब तक, लेकिन वो आए तब जब वो सब गुंडागर्दी करके जा चुके थे। मुझे पूरा समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार के दबाव में ही ये नंगा नाच हो रहा। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से मिला, संगठन के लोगों से मिला, अपने सीनियर्स से मिला। मैं संजीव बालियान जी जो पहले भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और मैं उनसे मिला, वो मेरे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई ऐसे मित्रता भी मेरी है। मैं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी हमारे बराबर की विधानसभा से विधायक रहे और कैबिनेट मिनिस्टर रहे यूपी गवर्नमेंट में, उनसे मिला, सबसे मिला, लेकिन सबने मुझे आश्वासन भी दिया, लेकिन ना ही गुंडागर्दी बंद हुई और ना ही मेरे मुकदमे में कुछ हुआ। आखिर में ये सब चलते चलते 15 दिन हो गए। सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर शामली के अंदर एक कार्यक्रम था, और शामली के प्रभारी मंत्री और यूपी गवर्नमेंट में वो जल शक्ति राज्य मंत्री है दिनेश खटीक। अच्छा। मेरे अच्छे पहले से परिचित हैं जी। मैं उनसे मिला, पूरा विषय अवगत कराया, और उन्होंने मेरे सामने एसएसपी को पूछा सब विषय। तो वो अकेले में एसएसपी से जाके मिले, और एसएसपी से मिलने के बाद उनकी बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद अंदर फिर जिलाध्यक्ष गए, हमारी वर्तमान जिलाध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक भी रहे हैं, वो लोग अंदर जाके मिले, और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया मुझे अंदर बुला के कि भाई विवेक तुम इस प्रकरण से बाहर हो जाओ। और उनका भी कहना सेम हो गया कि आप बाबा जी से माफ़ी मांग लो वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। अच्छा। मैंने सीधा सीधा कह दिया कि मैं ना बाहर होऊंगा और ना माफ़ी मांगूंगा। उन्होंने कहा कि संत हैं, संत से माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है। मैंने कहा कि संत हैं तो मैं 10 बार उनके पैर छू सकता हूँ, उन्हें दक्षिणा दे सकता हूँ, उनका सम्मान करूँगा, आवभगत करूँगा,
लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति को व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं करने दूंगा। और मेरी लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूँ वो व्यापारियों के लिए हक की और शामली के हक की लड़ाई है। ये शामली मेरी है, मैं शामली का हूँ, और शामली के अंदर जो भी गुंडागर्दी करेगा मैं उसको रोकूंगा। और माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि मेरे से गलती हुई थी, मेरे से गलती नहीं हुई थी, सब कुछ मैंने सोच समझ के जानबूझ के अपने होश में किया था, और मैं इसके लिए माफ़ी मांगूंगा। तो उन्होंने मुझे सीधा सीधा कहा कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं कह के बाहर निकला। बाहर निकलती पुलिस ने, मैं अपनी बुलेट पे था और मुझे लग रहा था कि शायद पुलिस मुझे अभी अरेस्ट करेगी, तो मैंने अपनी वाइफ को सबसे पहले फ़ोन निकाला जेब से, बुलेट चल रही थी, चलते बुलेट से मैंने फ़ोन निकाला और अपनी वाइफ को बताने के लिए कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ थोड़ी देर में, मैं घर बता दूँ अपने। तो बस मैंने फ़ोन निकाल के लगाया और हेलो बोल ही पाया था कि पीछे से खुद इंस्पेक्टर कोतवाली और एक गाड़ी में सिविल पुलिस प्राइवेट गाड़ी में थी और इंस्पेक्टर कोतवाली अपनी सरकारी गाड़ी में थे, और मेरी बुलेट पे टक्कर मारी और बहुत तेज टक्कर थी। टक्कर लगती एकदम बुलेट मेरी गिरी और एकदम मेरे हाथ के ऊपर से गाड़ी उतर गई, मेरे सिर के बहुत नज़दीक से। मतलब समझ लो कि बस ऐसी बजरंगबली और भगवान की कृपा थी कि मैं बच गया। और अरेस्टिंग भी ऐसी जगह करी जहाँ पे मेरा कोई संपर्क नहीं थे, बहुत ज़्यादा मेरे लोग नहीं थे। वो एकदम मुस्लिम 100% मुस्लिम इलाका था जहाँ पे इन्हें पता था कि कोई इसके हेल्प पक्ष के में लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। वहाँ पे मुझे इन्होंने चुन के, इनको था कि जैसे ही शहर के आउटर पे अरेस्ट कर लो, ये मुस्लिम इलाका है, शहर का आउटर है, अगर ये शहर के अंदर चला गया तो फिर इसको तुम अरेस्ट नहीं कर पाओगे, बढ़ जाएगा, शहर अरेस्ट नहीं करने देगा इसको। तो इन्होंने उसी दिमाग लगा के और बुलेट पे टक्कर मारी, मेरी पूरी बुलेट डैमेज होगी और मैं गिर गया। गिरने के बाद पुलिस आई और मुझे अरेस्ट कर लिया, गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठा के फिर मुझे वही बात करी कि अब भी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम चाहो तो हम तुम्हें थाने जाकर 41 का नोटिस पर बेल दे देंगे और तुम इस लड़ाई से बाहर हो जाओ। मैंने सीधा सीधा कहा कि शामली की लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा, ये व्यापारियों की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, शामली के वैसे समाज की लड़ाई है। ये कहीं पाकिस्तान, अरब, कुवैत से आए हुए लोग नहीं है, ये यही शामली के लोग हैं और ये हमारे विचारों के लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने शामली के अंदर धर्म के लिए, सरकार के लिए, पार्टी के लिए, संगठन के लिए, आरएसएस के लिए, बजरंग दल के लिए जो लोग चंदा देते हैं, जो लोग खड़े होते हैं, ये वही लोग हैं। मैं इनको उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। बस पुलिस ने मुझे जेल भेज दिया, मैं जेल आ गया। जेल गया और मैं पूरा का पूरा, फिर मेरे खिलाफ कुछ एजेंडे चलाए गए, प्रकरण चलाए गए, कुछ कूटनीति चलाई गई पूरी तरह से। जो हमारा फिलहाल वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो पूर्व विधायक है, इसमें उनकी भी शय थी। उन्होंने पुलिस को शय दी, उन्होंने मेरी अरेस्टिंग के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाया। तो शायद अगर पुलिस तो न्याय करना चाह भी रही थी इसमें, लेकिन जिला अध्यक्ष ने दबाव बनाया और जिला अध्यक्ष ने दबाव बना के मेरी अरेस्टिंग कराई। तो दुख ये था मुझे कि मेरी सरकार के रहते अरेस्टिंग हो रही है मेरी, और मेरी सरकार के लोग मेरी अरेस्टिंग करा रहे, जिनको विधायक बनाने के लिए मैंने जी जान से ताकत लगाई। मैंने अपना घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, पैसा नहीं देखा, और दिन रात मैंने अपना पूरी ताकत झोंक दी, अपनी पूरी टीम झोंक दी उनको विधायक बनाने के लिए। और वो विधायक बनने के बाद वो आज समाप्त करने पर लग रहे। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि एक मध्यम वर्गीय समाज का, एक अति पिछड़े समाज का एक लड़का जिसकी उम्र 30-32 साल है, और जब वो घर से निकल कर समाज के अंदर कार्य करता है और समाज के अंदर जब उसकी लोकप्रियता बढ़ती है और समाज उसको अपना नेता मानना शुरू करता है, तो वे लोग जो मठाधीश बन के बैठे हैं, जो जाति बिरादरियों के नाम पर नेतागिरी करते हैं, तो उन लोगों को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि उनको डर ये है कि आज एक अति पिछड़े समाज का व्यक्ति यदि शामली से चुनाव जीत के विधायक बन के आया, तो फिर आज सुनार टिकट मांग रहा, कल को धोबी मांगेगा, फिर कश्यप मांगेगा, फिर सैनी मांगेगा, फिर बढ़ई मांगेगा, फिर लोहार मांगेगा, फिर नाई मांगेगा, फिर यहाँ का हरिजन मांगेगा, फिर यहाँ का वाल्मीकि मांगेगा। हर अति पिछड़े समाज का व्यक्ति फिर यहाँ पर नेतृत्व मांगेगा। तो एक ये जो बीज पनप रहा है, इसको यहीं समाप्त कर दो। मंशा सबकी ये थी, और ये जब तक ये घटिया राजनीति समाप्त नहीं होगी तब तक समाज के अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता। और समाज के अंदर परिवर्तन लाने का जो पहला घटक है वो मैं स्वयं हूँ। एक एक व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू करे और जाति, बिरादरी, भाषा, क्षेत्र, इस सब से ऊपर उठ के एक अच्छे राष्ट्रवादी, ईमानदार, जिसने वो अभाव भी देखा हो, जिसने एक मध्यम वर्ग के समाज का जनजीवन देखा हो जी,
जिसने आज के समय में रोज के 200, 300, 400, 500 रुपए कमाने वाले लोगों की समस्याओं को जो जानता हो। जब तक ऐसे व्यक्ति चुनाव जीत के हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं बैठेंगे और हमारे देश की लोकसभाओं में नहीं बैठेंगे, तब तक ये घटिया चीजें समाप्त नहीं होंगी। और इसको अब मध्यम वर्गीय समाज को, इस अति पिछड़े समाज को और समाज के हर उस व्यक्ति को जो इस समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर परिवर्तन चाहता है और जो भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहता है, उन सबको प्रण लेकर और जाति बिरादरी से ऊपर उठ के मतदान करना शुरू करना पड़ेगा। ये जाति बिरादरी वरना इस देश को और हमारी इस संस्कृति को, इस समाज को, सब कुछ समाप्त कर देंगे वरना ये लोग। ये तो काफ़ी सही बात आपने कही कि हम जाति के चक्कर में वोट बांट देते हैं बहुत ज़्यादा। ये लोगों को सोचना चाहिए। इन सारी कंट्रोवर्सीज़ के चलते अधिकतर ऐसे लीडरों में देखा जाता है, जिस तरह के आप लीडर हैं, कि धमकियां बहुत मिलती हैं। और आपकी आई थिंक एक स्टेटमेंट भी थी कि ऐसी धमकियों का अब मैं आदी हो गया हूँ। मतलब ऐसी धमकियों से आपका तात्पर्य है कि मौत की और मारने की धमकियाँ। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हैं तो आपको किस तरह की धमकियाँ मिलती हैं और किस तरह से आदी हो गए हैं? अभी तो थोड़े दिन से धमकियों का क्रम थोड़ा कम है। अच्छा। लेकिन 2013 में जब मैं बजरंग दल का जिला संयोजक बना था, हाँ जी, और शामली जिले के अंदर बहुत बड़ा एक सांप्रदायिक दंगा चल रहा था, जिसमें एक हिंदू बहन को कुछ सांप्रदाय विशेष लड़कों के द्वारा छेड़ा गया था। उसके भाई बचाव में आए तो उन दोनों भाइयों की हत्या की गई थी। उसके बाद हिंदुओं के द्वारा शामली जिले के बराबर का जिला है मुजफ्फरनगर, उस मुजफ्फरनगर जिले के एक नगला मदोड़ गांव में पंचायत की गई। तो उस पंचायत से आते हुए लोगों के ऊपर भी हमला किया गया। तो यहाँ पे एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ था। उसके दौरान मुझे बजरंग दल का जिला संयोजक बनाया गया। तो संगठन के निर्देशों मैंने आंदोलन शुरू किए, हिंदू को संगठन करना शुरू किया और हिंदू की मान बिंदु की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू किए। तो मुझे समझ छोटी छोटी धमकियां आनी शुरू हुई। फिर जब 2015 में वो घटना जब हुई और मीडिया के द्वारा उसको बहुत बड़ी सुर्खियां बनाई गई और बड़े बड़े अखबारों की वो फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, सब न्यूज़ चैनल ने उसको चलाया। तो मीडिया ने भी उसको अपने अपने नज़रिए से दिखाया। जो कुछ लोगों ने इस तरह से दिखाया कि शामली के अंदर एक व्यक्ति के द्वारा गोवंश की हत्या का प्रयास किया गया, बजरंग दल के लोगों ने गोवंश की हत्या को होने से रोक लिया। कुछ लोगों को दिखाया गया कि एक आदमी के द्वारा मुसलमान को मारा गया, वो सब, लेकिन वो बहुत बड़ी खबर बनी। उसके बाद मुझे धमकी आनी शुरू हुई, मुझे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद फिर भारत सरकार ने मेरे NSA को क्रैश कर दिया। NSA क्रैश हुई तो बहुत बड़ी खबर बनी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया कि भाजपा सरकार ने एक आतंकवादी को छोड़ दिया। इस तरह से OIC ने एक ट्वीट कर दिया और इस तरह से सब लोग सोशल मीडिया पे चलता रहा। तो मुझे फिर धमकियों क्रम शुरू हुआ। मुझे पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल आने लगे। कोई बताओगे कॉल कैसी आई थी, क्या धमकी? हाँ, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। मेरे फोन में अभी तक वो फेसबुक मैसेज तक पड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, एक कोई आरिफ रिंद करके नाम था। तो उसने देखा कि तुझे हम मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये कौन आदमी है? उसकी मैंने रिप्लाई करने से पहले प्रोफाइल चेक की, वो मगर शामली का कोई व्यक्ति होगा। तो देखा वो पाकिस्तान का। फिर और मुझे बहुत सारी पाकिस्तान की फेसबुक आईडी से मुझे धमकी आ रही। कोई कह रहे कि हम तेरे से जल्दी बदला लेंगे। फिर मुझे एक व्हाट्सएप कॉल आई, तो मैंने पहले कॉल उठा ली। वही कॉल उठा के उसने कहा कि जो है तुझे अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो तूने करा, और जल्दी हम तेरे से हिसाब करेंगे। मैंने कौन बोल रहा है भाई? तो उसने ऐसे मुझे गाली गलौज की। तो फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया। तो मैंने जब बाद में ध्यान से देखा तो वो +92 से नंबर शुरू था। तो फिर मैंने ये +92 किस कंट्री कोड है? तो फिर मैंने पता किया, उस समय इतना पता नहीं था। तो मैंने इंस्पेक्टर कोतवाली से बात करी कि यार ये नंबर है। तो उसने कहा कि किसको कॉल आया? कि मुझे आया। व्हाट्सएप पे दिखाओ। मैंने दिखाया कि ये तो पाकिस्तान का नंबर है। फिर मुझे मैसेज आने शुरू हुए। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप, फिर पाकिस्तान का क्रम तो चल ही रहा था। मुझे इंडिया से बहुत सारी धमकियाँ, मैं आर्टिकल्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और सब जो चला रहे थे उसके नीचे कमेंट पढ़ रहा। तो कमेंट में सब लिख रहे इसको हम बदला लेंगे, हिसाब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
फिर ये सब चल ही रहा था, लगातार मैं डेली देख रहा था। फिर जिस दिन दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया, दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट के बाद वो व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा था शामली कि पूर्व गृह मंत्री दिग्विजय सिंह ने विवेक प्रेमी को आतंकवादी कहा, ये कहा, वो कहा। तो शामली के एक लड़के ने उसमें ग्रुप में लिखा कि विवेक प्रेमी को क्रेन से टांग कर हम फांसी देंगे चौराहे पर। तो मुझे, एक मेरे दोस्त उस ग्रुप में था, मैं तो ग्रुप में नहीं था, उसका फोन आया कि यार कोई ये कौन लड़का है, मुझे अभी पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा कि ये नंबर है। मैंने कहा कौन है, क्या हुआ? तो उसकी छोटे मोटे भेजा कि तुम्हें इस तरह से, और उस पर सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह लिख रहे। तो ये सब चलता रहा। और फिर ये सब निपटा ही था कि 2 दिन बाद मेरे ऊपर गोली चल गई। अच्छा जी। हाँ, शामली में बजरंग दल का एक प्रशिक्षण वर्ग लगा था 3 दिन का। हाँ हाँ। और मैं वहां से रात को लौट रहा था, और शामली की नहर के पास वो सुनसान रास्ता है, मैं वहां से आया, मैं अपनी बाइक पे था। तो मैंने देखा कुछ लोग खड़े हैं, तो मैं नज़दीक गया, तो मैं थोड़ी धीमी की बाइक, मुझे लगा शायद मेरे से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने हाथ दिया, मैं रुका, एकदम गाड़ी तमाचा निकाला, सीधा फायर मार दिया मेरे ऊपर। मैं अकेला था एकदम, मैं तुरंत जैसा कैसे वहाँ से बाइक दौड़ा कर निकला। मैंने पुलिस को सूचना की, उसमें FIR दर्ज हुई। तो फिर, लेकिन कभी इन सब चीज़ों से बह नहीं लगा। ये तो था कि सुरक्षा से चलना है, बचना है, जिंदे रहेंगे तो राष्ट्र के कुछ काम भी करेंगे, लेकिन मृत्यु का भय नहीं था। ये सब इतना हुआ कि फिर इसकी आदत पड़ गई। ये अब नॉर्मल है कि ये तो एक आम बात है, ये तो चलता रहेगा। अभी कंट्रोवर्सी में आप थोड़ा बहुत आते जाते ही रहते हो, ऐसा रहता ही है। हर 1.5 महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ हो ही जाता है ऊपर नीचे। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अपने साथ थोड़ी सिक्योरिटी तो अब रख लेनी चाहिए? सिक्योरिटी क्या करेगी? अभी आए दिन मैं देखता हूँ कि किसी को सिक्योरिटी मिली थी, गुंडे आए, पहले सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया। अरे तो मैं तो हाँ, बजरंग बली पे और परमात्मा पर भरोसा करता हूँ। और हाँ, थोड़ा सावधान होकर चलते हैं कि थोड़ी बुद्धि से चलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं चिंता नहीं करता इस बात की। भगवान ने ये रास्ता दिखाया है, देश का काम करना है, धर्म का काम करना है, समाज का काम करना है, गरीबों का, अति पिछड़ाओं का, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखना है और उनके उत्थान के लिए काम करना है। परमात्मा का बताया हुआ रास्ता है, और जब परमात्मा रास्ता ये बताया है तो परमात्मा ही मेरी रक्षा करेगा। वो कर लेगा। ठीक बात है। हाँ, चलते हैं थोड़ा आपके जिस जिले को आप अपना कहते हैं और खुद को उस जिले का कहते हैं, तो शामली में आपको इस समय क्या इश्यूज दिखते हैं और उन इश्यूज के लिए क्या आपके पास कोई रोड मैप है? देखिए, शामली जिले का एक सबसे बड़ा इशू ये है कि आज भी यहाँ पे जातिवाद की राजनीति हावी है। अच्छा। और इस जातिवाद की राजनीति के हावी होने के कारण आज भी समाज का एक बड़ा तबका है जिसको समाज के अंदर बराबरी से खड़े होने का अधिकार नहीं मिल रहा। आज भी वे लोग कहीं ना कहीं अपने गांव, अपने मोहल्ले में रहते हुए ठीक प्रकार से अपने शादी ब्याह, अपनी पूजा पाठ, अपने रीति रिवाजों को मना नहीं पाते। आज भी वो लोग जातिवाद की राजनीति के चलते सरकार की बहुत सारी सुविधाओं और योजनाओं से वंचित है। आज भी मैं गांव में अंदर कई बार जाता हूँ, मोहल्लों में जाता हूँ और उन बस्तियों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक तरफ तो RCC की सड़क बनी हुई है और एक तरफ आज भी एक जाति के लोग उस गली में रहते हैं और वहाँ पे आज भी ईंटों की खड़ंजे की सड़क है। अच्छा। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे गाँव, ऐसे बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ पर आज भी कच्ची नालियाँ हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, जो जातिवाद की राजनीति के शिकार होकर वो सब योग्यता रखते हुए भी वो आज चुनाव लड़ पा रहे, वो चुनाव लड़ सकते, वो जीत नहीं सकते। तो मुझे सिर्फ मुझे ताकतवर इसलिए होना है सबसे पहले तो कि मुझे उस समाज का, उन लोगों का, उन महिलाओं को, अपने उन युवा साथियों को मुझे समाज के अंदर बराबरी का अधिकार दिलाना है। और जब तक इस समाज के अंदर मैं जब एक सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात कर रहा था, उसका एक हिस्सा ये भी है कि जब तक इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार ना मिले जी, तब तक ये आज़ादी पूरी नहीं है। तो इस मानसिकता से मुझे समाज को आज़ादी दिलानी है।
तो इसके लिए आपने पॉलिटिकल विजन अपने दिमाग में सोचा होगा कि आपको कहाँ तक जाना है पॉलिटिक्स में, कि अभी आप जिला अध्यक्ष नहीं, मैं जिला सचिव हूँ, हाँ मंत्री। जिला सचिव, सॉरी। तो इसके आगे एमएलए या सांसद और ऊपर, तो आप एक हाँ वो तो है, एम रखा होगा ना आपने। वो तो है ही। अच्छा देखिए, जब राजनीतिक दल की सदस्यता ले ली जी, और राजनीतिक दल में आ गया, और इसके बाद भी कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो या तो वो झूठ बोल रहा या फिर उसको विजन क्लियर नहीं है। बिल्कुल। अगर तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है हाँ तो फिर राजनीतिक दल के आगे पदाधिकारी क्यों बने, ठीक। क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे? अगर तुम सिर्फ समाज सेवा के लिए ही, तुम्हें मात्र समाज सेवा ही करनी है, तो समाज सेवा करने के लिए और बहुत सारे राजनीतिक संगठन है। तुम आरएसएस में आरएसएस में मैं पहले था ही, मैं बजरंग दल में था ही, वहां समाज काम कर ही रहा था, लेकिन समाज का काम यहाँ भी करूंगा, लेकिन समाज का काम यहाँ करूंगा, लेकिन राजनीतिक दल में आकर समाज का काम करना चुना है, तो इसलिए चुना है कि अब राजनीति के सर्वोच्च पदों पर बैठकर सत्ता की शक्तियों का इस समाज के हित में उपयोग करूंगा, और सत्ता की शक्तियों को उपयोग में जब कर सकूंगा जब मैं दायित्व पे होऊंगा। तो मेरा प्रयास तो उच्चतम दायित्व तक जाने का रहेगा, जो भी हो। जिसकी शुरुआत मैं, जो भी मुझे पार्टी अवसर देगी मैं प्रयास करूंगा। और अभी 2027 में शामली जिले से मैं, शामली विधानसभा मेरी है, ये है शामली जिले की, और इस विधानसभा में विधानसभा प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हूँगा, और मैं अपने आप को 2027 विधायक के रूप में देखता हूँ। क्या बात है, बहुत क्लियर विजन, और आशा है कि आप जीत जाओगे। ठीक है, बाकी चलते हैं आगे थोड़ा। वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के सेक्रेटरी होने के नाते क्या कभी उसका लाभ मिला है या कार्यों का बोझ ही आता है? नहीं, देखो, अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान भी होगा, पूज्य सरसंघचालक मोहन भागवत जी से एक व्यक्ति ने सवाल किया था कि मैं आरएसएस ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो मोहन भागवत जी ने उसको एक जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं मिलेगा, और जिनको घर फूक तमाशा देखना हो वो लोग आरएसएस में आए। अच्छा, आरएसएस में आना है तो देश को, इस समाज को, धर्म को कुछ देने के लिए आना है। ठीक। तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद भी आरएसएस का एक संगठन है। हाँ। तो वहां पे आया था, समाज को कुछ देने के लिए आया था, और लाभ मुझे मिला। लाभ मुझे ये मिला कि आज मेरा विजन क्लियर है, लाभ मुझे ये मिला कि आज मेरा लक्ष्य अटल है, लाभ मुझे ये मिला कि मेरे दिनचर्या और मेरे जीवन में अनुशासन है, लाभ मुझे ये मिला कि आज मैं किसी मुकदमे से, किसी जान से मारने देने की धमकी से मैं डरता नहीं। बस एक सीधी बात एक बार मैंने विचार करना है कि जो मैं कर रहा हूं वो राष्ट्र के, समाज के, मानवता के हित में है कि नहीं है। यदि वो समाज के, राष्ट्र के, मानवता के हित में है, वो गरीबों के, अति पिछड़ों के हित में है, तो वो काम करना है। अब इसके बाद कोई भी चुनौती सामने आए, उस चुनौती का डट के सामना करना है। ये सब मुझे आरएसएस से मिला। ठीक। तो इस मोटिवेशन के पीछे कोई घर से जुड़ा कोई व्यक्ति जिसने बचपन से ही ये गुण भर दिए और इस राह पे अग्रसर कर दिया? सबसे बड़ा श्रेय तो इसके लिए मेरे दादा और मेरी दादी को जाता है। अच्छा। मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, और उसके बाद वो पूरी तरह से संत बन गए थे, और संत बनने के बाद उन्होंने दीक्षा ले ली। मेरी दादी जी आर्य समाजी थी। मुझे बचपन से आर्य समाज ले जाते थे, और हमेशा मेरी दादी जब रात को मेरे पास सुलाती थी तो मुझे कभी बाबा भारती की कहानी सुनाती थी, कभी मुझे भगत सिंह की कहानी सुनाती थी, कभी चंद्रशेखर आजाद की कहानी सुनाती थी। तो वो सब मैं सुनता था। तो वो सब सुनते 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 फिर मैं कहीं ना कहीं उन सभी चीजों में मैं अपने आप को इमेजिन करने लगा था। अच्छा। मैं मन में सोचने लगा था कि मैं कहीं पिछले जन्म में भगत सिंह तो नहीं था। छोटा था, बच्चा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं कहीं चंद्रशेखर आजाद तो नहीं था। मैं कहीं वीर सावरकर का जो अधूरा काम था उसको पूरा करने के लिए तो नहीं आया। सुभाष चंद्र बोस जो काम अधूरा छोड़ के चले गए थे उसको मैं पूरा करने के लिए तो नहीं आया। महाराणा प्रताप अपना साम्राज्य प्राप्त नहीं कर पाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस हिंदू राज्य की स्थापना के संकल्प के साथ लड़ रहे थे, कहीं मैं उस संकल्प को पूरा करने के लिए तो नहीं आया। तो वो सब सुनता था, और
क्योंकि मैं हिंदू आस्था को मानता हूँ, यहाँ पुनर्जन्म की व्यवस्था है, हम पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं। तो मैं सब मुझे लगता था कि फिर एक बाद में बड़ा होते 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 एक चीज़ क्लियर हुई कि इस देश का प्रत्येक नागरिक जिसने भारत माता की गोद में जन्म लिया, वो हर आदमी एक लक्ष्य के लिए पैदा हुआ। और मैंने जिस दिन मेरा यजुर्वेद संस्कार हुआ था, तो उस दिन भी 3 ऋण बताए थे। फिर उन 3 ऋणों के साथ हम जब बात करते हैं, तो फिर एक ऋण ये भारत का भी है, इस भारत माता का भी है। ये भारत माता का अखंड स्वरूप पुनः प्राप्त करना है, ये प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है। भारत माता के विरुद्ध कोई भी आंख उठती है तो उस आंख को नोच लेना, ये एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। जो आज स्वरूप हमारे से पूर्व की पीढ़ियां आज जिस तरह से देश में रहने की आज़ादी जो हमारे बड़े हमें सौंप के गए, हमें इससे आगे बढ़ाना है, इसको बचा के रखना है, इस धरोहर को, और इसका विस्तार करना है, अखंड भारत की स्थापना पुनः करनी है। ये सब संकल्प प्रत्येक आदमी लेके आया। तो वही संकल्प मेरे साथ भी था, और वो संकल्प मुझे मेरे दादी से मिला, मेरे दादा से मिला। फिर मेरी माताजी पहले से आर्य समाजी नहीं थी, लेकिन जब विवाह के यहाँ पे आई तो वो भी आर्य समाज जाने लगी। वो फिर धीरे धीरे मेरी माँ ने मुझे प्रोत्साहन देना शुरू किया, और मैं 18, 20, 25, 26, 27 साल का हो गया, तब तक मेरे पिताजी ने कभी मेरे दबाव नहीं बनाया कि मैं कमा के लाऊं। मैं समाज काम करता रहा, पापा पैसा देते रहे, जाओ। मुझे कह दिया कि मुझे वहाँ मुझे 8-10 गाँव को दौरा करना है, हिंदू युवाओं को जोड़ना है संगठन से, और आज 4-5 लड़के हम साथ में हैं, तो गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, तेल डलवाना है, तो दे दिए पैसे। मुझे कहीं पत्रक छपवाने हैं, बैठक करनी है, बैठक में जलपान की व्यवस्था करनी, सब घर से पैसा आता रहा। और क्योंकि परिवार का मुझे ऐसा सपोर्ट मिलता रहा, मैं कई बार हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे युवा पथभ्रमित हो जाते हैं पैसे की किल्लत के सामने। वो क्योंकि पैसे की कमी सामने आती है और समाज का काम वो कर रहे हो, और वो कहीं ना कहीं वो पथभ्रमित हो गए जब उस ईश्वरीय कार्य को वे एक अवसर समझने लग जाते हैं, और फिर उस अवसर की पुष्टि के लिए वो गलत काम करने लग जाते, दलाली करते हैं, जिसे हम दलाली कहते हैं सामान्य शब्दों में। तो इस परिवार के सहयोग कारण मैं दलाली की आदत मुझे नहीं पड़ी। मेरे दादाजी ने मुझे बिठा के साफ कहा था कि जो भी पैसा तुझे चाहिए, देख हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं है किसी से बर्बाद कर सके, लेकिन हाँ तेरा हर जायज खर्च हम पूरा कर सकते हैं। कभी भी जीवन में ये शिकायत ना आए कि विवेक प्रेमी ने, धर्मेंद्र प्रेमी के पोते ने वहां से ये पैसा ले लिया, कोई गलत काम कर दिया। तो ये प्रेरणा घर से मिली थी, घर से पैसा ले खर्च करता रहा। अब तो खैर मैं थोड़ा, अब मैं दुकान बैठने लगा और थोड़ा बिजनेस पापा ने मुझे शुरू करा दिए, तो अब मेरा खर्च करने के लिए पैसा मैं खुद कमा लेता हूँ। लेकिन अभी 1 साल पहले तक भी मैं घर से पैसा ले खर्च कर रहा था, वो सब घर की प्रेरणा थी। शादी की बात तक घर से लेके पैसे खर्च कर रहा था, वो घर की प्रेरणा थी कि समाज ने, घर वालों ने कहा कि तू कर काम समाज का, जब तक तुझे लग रहा समाज कम कर पा रहा कर, वरना दुकान पे आकर बैठ जाना, लेकिन गलत काम नहीं करना। तो घर की प्रेरणा थी। वरना जब पहली बार जेल गया था तो मतलब ये ऑन कैमरा में एक ऐसी मतलब मजाक जैसा ही लगेगा, बोल सकते जब मैं जेल गया तो मेरी दादाजी की समाज में एक अच्छी पहचान थी, पकड़ थी, परिचय था। तो मैं 10th क्लास में ही मैं अपने बिजनेस को अच्छे समझने लगा था। ठीक। और बाहर जाना, सामान खरीद के लाना, क्योंकि मेरा सोने चांदी का मेरे पैतृक का व्यवसाय है। तो 10th क्लास में मेरी इतनी इमेज और सब व्यापारी मुझे जान गए थे कि मैं 50, 60, 70 हज़ार रुपये तक का उधार कर लेता था उस समय भी। मतलब मेरी इतनी गुडविल थी, उन्हें पता था कि ये लड़का 70,000 का सामान लेके जा रहा, और आज जो ये कह के जाएगा कि मैं इस तारीख को 70,000 लौटाऊंगा, ये दे के जाएगा। तो इतनी गुडविल मेरी हो गई थी। और मेरी जो है वो कदकाठी बहुत थोड़ी उम्र में अच्छी हो गई थी, मेरी जल्दी दाढ़ी आ गई थी और मैं जल्दी हाइट, मैं जब 10th क्लास में था 5 फुट 9 इंच का था। अच्छा। 9 या 10 इंच का, और मेरा वेट भी 72-73 किलो था। तो ऐसा लगता था कि जो है 22-23 साल का लड़का होगा। तो
तो एक थोड़ा सा, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है, सब लोग ज़्यादातर व्यापारिक पृष्ठभूमि के हैं, दुकानों बैठने वाले हैं, तो शादियाँ वादियाँ भी जल्दी कर देते हैं लड़की को लड़कों की। तो समाज के लोग पूछने लगे कि भाई, जिनको नहीं पता था कि आज अब विवेक प्रेमी के ऐसा क्या हो गया, अब वो विवेक प्रेमी दुकान में बैठता था, तो रिश्ते की बात चलनी, पूछ रहे कि यार वो प्रेमी जी का पोता भी, अब तो मैंने देखा वो मार्केट में आता था, आजकल वो कहाँ दिख नहीं रहा। वो लड़की के रिश्ते के लिए हम सोच रहे थे वहाँ बातचीत करें, तो एक ऐसा लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। एक हमारी जो एक सामान्य जो यहाँ की भाषा है, विधवा को हमारे इधर गंगा जमुना के बीच में, ये हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वह रांड बोलते हैं। अच्छा, मतलब जो पुरुष है वो रंडवा, जिससे शादी नहीं हुई, और जो पत्नी जो महिला विधवा उसको रांड बोलते हैं, ऐसे एक सामान्य। ठीक है। ये कई बार हमें गाली ऐसा लगता है, लेकिन गाली नहीं है, ये यहाँ की एक आम भाषा है, ये बोली है। ठीक है। तो फिर ऐसा तो कहा कि अरे अपने साथ 3 लड़के बंदूक लेकर लाइसेंस धारी लेके घूमता है, कई बार उस पर गोली चल चुकी, जेल से 3 अभी कई बार जेल जा चुका, वो छूट के आया थोड़े दिन पहले। अगर अपनी लड़की रांड करनी है, उसके ब्याह कर लियो। मतलब वो मरेगा। हाँ, वो मरेगा, ऐसी बातें होने लगी थी सारे। हाँ, कि वो मरेगा, अभी गोली चली उसके ऊपर, वो जेल काट के आ रहा, वो मरेगा और तुम्हारी लड़की विधवा हो जाएगी। अगर लड़की को विधवा करना हो तो शादी कर लेना। तो यहाँ तक चीजें फेस करनी पड़ी। हाँ, कि बहुत साल तक रिश्ते आने बंद हो गए थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कोई राजनीति में कुछ करेगा ये, क्योंकि राजनीति में था ही नहीं, बजरंग दल में था, घर फूक तमाशा देख रहा था, समाज भी देख रहा था। सुबह दुकान पे आता है, पापा 500 रुपए दे दो, गाड़ी में तेल गिरवाया और 6 गाँव में घूमने निकल गया कि आज जो है दिन भर क्या करके आया कि 18 लड़के जोड़ गया बजरंग दल के लिए। तो घर जाके कमा के क्या लगा, 18 लड़के कमाए। आज क्या कमाया कि 6 गाय बचा ली कटने से। आज क्या कमाया कि 3 मंदिरों में सफाई कराई। आज क्या कमाया कि लड़की को लड़के छेड़ रहे थे, उनको बंद करा, जेल में बंद करा दिया। और आज क्या कमाया, आज 3 धमकियां कमाई। और धमकी भी तो, ये भी साथ साथ चला है। ये भी साथ अखबारों में हर 10वें दिन अखबारों में आ रहा है कि विवेक प्रेमी के ऊपर हमला, आज छपा विवेक प्रेमी को जान से मारने की धमकी, आज छपा विवेक प्रेमी के ऊपर दिग्विजय सिंह का ट्वीट, आज छपा विवेक प्रेमी को फलाना धमकी, आज छपा विवेक प्रेमी के खिलाफ FIR दर्ज, आज छपा विवेक प्रेमी के वारंट जारी। तो कभी कुछ। तो सालों तक, अब तक मैं समझ लो कि 2012 में मैं बजरंग दल का जिला सह संयोजक, 2011 में मैं बजरंग दल का जिला सह संयोजक बना था। 2013 में बजरंग दल का जिला संयोजक बना था, और जिला संयोजक बनने से 2013 में जिला संयोजक बनने से लेके और आज 2025 है, मतलब क्या 12 साल हो गए। इन 12 सालों में हर दिन लगातार लड़ी रहा हूँ। कभी माता बहनों के सम्मान की लड़ाई है, कभी वो कहीं गौरक्षा की लड़ाई है, कहीं हिंदू के सम्मान की लड़ाई है, कहीं देश की लड़ाई है, कभी कुछ ना कुछ चल रहा है। और जब तक बस परमात्मा से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ जी, कि हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, ये सामर्थ्य, ये शक्ति जो आपने मुझे प्रदान की है, और जिस शक्तियों के आधार पर मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये शक्तियाँ बना कर रखना, और कभी भी मैं अपने पद से ना भटकूं, पद भ्रमित ना हूँ, मैं कुछ भी ऐसा मुझसे ना हो कि मेरी गलती से ये विचार, ये संस्कृति कलंकित हो, और कभी ऐसा लगे तो इस विवेक को समाप्त कर देना। नहीं, आप बहुत सही कार्य कर रहे हैं, और हमें आशा है आगे भी ऐसी करते रहें। बातचीत करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी इस सब चीज़ों से हटके थोड़ा सा लाइट करने के लिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो मतलब जैसे आप फ्री टाइम में एज अ हॉबी आपको क्या करना पसंद है? फ्री टाइम में मैं किताबें पढ़ता हूँ, और फ्री टाइम में मैं जो मेरे केसेस हैं उनको स्टडी करता हूँ, और मेरे केस में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। अभी भी चल रहे हैं? हाँ, चल रहे हैं। अभी भी मेरे ऊपर 1, 2, 3, अभी 3 मुकदमे मेरे ऊपर चल रहे हैं। 4 अभी मुझे 4 मुकदमे मुझे लड़ने हैं, जो मेरे सिर पे बैठे हुए हैं। अभी ये चौथा ताजा ही है। अच्छा, हाँ, यही वाला। हाँ, एक गुंडा एक्ट चल रही है मेरे ऊपर, उस गुंडा एक्ट से मुझे लड़ना है। अभी 2 मुकदमे और चल रहे हैं, और आज तक कोई मुकदमा ऐसा नहीं है मेरे खिलाफ जो लड़ाई मेरी अपनी हो। आप मुकदमे में देखोगे कि धारा क्या है, धारा में 307 लगी, हाफ मर्डर। ये क्यों हुआ था? गाय कटने से बचाई थी। अच्छा। ये मुकदमा जो है भीड़ गलत तरीके से जुटाने का है, क्यों दर्ज हुआ? हिंदू नववर्ष बाइक रैली निकाल दी,
एक मुकदमा दर्ज है, क्यों हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगाई गई, उसके विरोध में पुतला दहन कर दिया कुलपति का, एक मुकदमा दर्ज हो गया। एक मुकदमा और दर्ज है, क्यों बंद हुआ? नवरात्रे पे कुछ लोगों के द्वारा मंदिरों के बाहर मीट की दुकानें खोली गई, वो मीट की दुकानें बंद कराने का प्रयास किया गया, तो मुकदमा दर्ज हो गया। एक मुकदमा दर्ज है, वो किस लिए है कि कुछ गुंडों के द्वारा व्यापारियों को परेशान किया गया, मैं व्यापारियों के पक्ष में आया तो एक एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज होगी। तो सब मुकदमे ऐसे, तो मैं इन सब मुकदमों को स्टडी करता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। मैं अगर मेरे पास समय है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अगर समय सूचना मुझे मिल गई तो मैं किसी को फ़ोन करके और व्हाट्सएप मैसेज से मैं किसी को प्रकार की शुभकामनाएं ना दूँ। अगर मैं कहीं नहीं पहुँच पाया, किसी विवाह कार्यक्रम में, किसी जन्मदिन के कार्यक्रम में, किसी और, तो मैं उसको पत्र के माध्यम से पत्र लिखते हो, उसको शुभकामनाएं प्रेषित करूं। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों को, जो मेरे पुराने बचपन के दोस्त थे, अब जो बहुत दूर कहीं रहने लगे, मैं उनसे अक्सर नहीं मिल पाता, तो मैं उनको पत्र लिखता हूं। आपने जैसे बोला कि बुक्स पढ़ते हो, तो कोई अगर एक बुक्स आप बताना चाहो पढ़ने के लिए? सभी युवाओं को स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ता हूं, और स्वामी विवेकानंद इस देश के प्रत्येक युवा के लिए एक प्रेरणा के बीज मंत्र हैं। तो मैं सभी से कहूँगा कि आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ें और गीता का अध्ययन करें। गीता का ये दो किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। वैसे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ दो बुक्स की अगर बात करूं तो स्वामी विवेकानंद और गीता। ठीक। जैसे आप कभी दिल्ली आना जाना लगा ही रहता है आपका, है तो दिल्ली में कभी कोई पसंदीदा जगह है आपकी घूमने के लिए, या आपको बढ़िया लगता हो वहाँ जाना बार बार? मैं सच बताऊं कि मैं कभी मतलब मूड फ्रेश करने के लिए नहीं घूमता। अच्छा। अभी मैं और दिल्ली से अलग एक पहले कुछ और कहूंगा तो आप समझ जाओगे मेरा टेस्ट किस तरह का। मेरे से कोई पूछे हाँ जी कि विदेश अगर आपको जाना हो तो आप कहाँ जाना चाहोगे? आप कहाँ जाना चाहोगे? मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहूँगा, सिडनी। मेरे को शहर अच्छा लगता है। हाँ, वो अच्छा शहर है। हाँ। अब कोई मेरे से पूछे कि आपको कहाँ जाना चाहते हो, ठीक, तो मेरा सबसे पहला जवाब है पाकिस्तान। अच्छा। दूसरा है बांग्लादेश, अरे तीसरा अफगानिस्तान, चौथा श्रीलंका, पांचवा भूटान, ठीक, छठा बर्मा, सातवां म्यांमार। ठीक। तो मुझे भारत से मतलब है। समझ गया मैं आपकी बात। और अपनी पुरानी धरोहर, हाँ। हमारे बड़े कैसे थे, अपने इतिहास को जानना, किस तरह से वे लोग लड़े। दिल्ली जाऊंगा तो मुझे बार बार कुतुब मीनार देखना है, हाँ। मुझे बार बार लाल किला देखना है, मुझे बार बार पांडव किला देखना है। तो कभी बनानी विचार पाकिस्तान का? अभी हाँ, मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया था, और पासपोर्ट जैसे कैसे बना, और फिर उसके बाद मुकदमे लिखे गए। फिर अच्छा, फिर वो उसमें बोल दिया होगा जैसे एक मुकदमे से जैसे कैसे करके बरी हूँ, फिर दूसरा मुकदमा फिर लिख दे। अब ऐसे होते होते वो पासपोर्ट ही एक्सपायर हो गया इन 10 सालों में। अब वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। अब लग रहा था कि चलो अभी ये सब मुकदमे धीरे धीरे, अब कुछ मुकदमों से बरी हो गया। अब लग रहा था कि अभी 2-4 महीने में शायद सब मुकदमे खत्म हो जाएंगे, अब पासपोर्ट रिन्यू करा लूंगा। हाँ। अब ये फिर से मुकदमा लिखा गया एक और। तो अब इसलिए मैं विदेश लूप में फंसे हो। हाँ, तो हाँ, मुझे सभी जो 52 शक्तिपीठ है, मुझे इन सब के दर्शन करने हैं। अच्छा। मुझे ढाकेश्वरी देवी के भी दर्शन करने हैं, जो ढाका में है। हाँ। और बांग्लादेश में है। मुझे माता हिंगलाज के भी दर्शन करने हैं, जो आज पाकिस्तान में है। तो मेरा तो यही है। और तो ऐसे ही मुझे दिल्ली में भी मैं जाता हूँ तो अक्सर मैं यहीं घूमता हूँ, और कुछ समय बचता है तो मैं विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय चला जाता हूँ। वहाँ जो मेरे समय के जो सीनियर्स मेरे रहे हैं, श्री मनोज वर्मा जी, जिनका मेरा बहुत स्नेह रहा। और जब मैं बजरंग दल में था तो मेरे राष्ट्रीय संयोजक थे, और जब मैं पूर्णकालिक था, संगठन मंत्री था, तो मेरे क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे। तो मैं अक्सर उनसे मिलता हूँ, मैं दिनेश जी से मिलता हूँ, मैं चंपत जी से मिलता हूँ। मैं राष्ट्र धर्म की चर्चाएं, देश में मिलना बहुत पसंद है। बस मुझे लोगों से, अपने मित्रों से उनसे मिलना, जब भी मेरे पास फ्री समय है तो मैं अपने प्रियजनों से मिलता हूँ बस। काफ़ी अच्छा लगा भी आपसे बात करके। हमें उम्मीद है कि वीडियो के माध्यम से जो बहुत सारी गलत चीज़ें थी वो शायद क्लियर हो जाए कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों को इंस्पायर करे आपकी स्टोरी। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स अभी भी चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि रुक गए,
अभी भी चल ही रहे हैं और शायद अब आपको इनकी आदत हो गई है हाँ। ऐसे ही रहने की। तो खत्म करने से पहले मैं सबसे एक चीज पूछता हूँ कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहो या कहना चाहो तो आप बोल सकते हो। आप तो छोटे भाई हो और अच्छा आप काम कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए आप एक नई दिशा दे रहे हो। और जहाँ बहुत सारे आज नए लड़के हैं जो पॉडकास्ट के माध्यम से समाज के अंदर जो भद्दी सामग्री समाज के अंदर पहुंचा रहे हैं, और आप उन सब से अलग हटके आप भी एक उसी एज के एक यंगस्टर हो, एक युवा हो, और आप आर्य समाज, राष्ट्र, धर्म, इन विषयों पर अपने पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जो आजकल मेरा समाज के अंदर एक बड़ा अभियान भी चला हुआ है कि हमारे देश का युवा नशे से बचे, तो मैं उनके लिए भी आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि भारत माता को, देश को आपकी ज़रूरत है, और ये नशा देश को समाप्त कर रहा है। और इसलिए मेरा सभी युवा साथियों से मेरा आग्रह है कि आप नशा छोड़ दें। आपके परिवार को, समाज को, देश की आपकी ज़रूरत है। और जो नशा बेच रहे हैं, हाँ जी, उनके लिए भी संदेश है कि हो सकता है कि आप अपनी चतुराई से कानून से बचे हुए हों, लेकिन ये ध्यान रखना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात। जो सब तुम कुछ गलत कर रहे हो, भगवान तुम्हें इसकी सजा देगा। ये आपके चैनल पर संदेश देना था। कर्मा रिटर्न कर्म तो घूम के आएंगे। ठीक, बिल्कुल। चलिए भैया, एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका हमारे पॉडकास्ट पे। आपसे बातचीत समय मिला फिर दोबारा बैठेंगे, और अभी के लिए इसको खत्म करते हैं। नमस्ते।